हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रेया दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सेट्स के बारे में बात करेंगे। सेट्स जो कि +1 का टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम सेट्स को समझेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप क्लास 11th में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज सेट? A set is a well-defined collection of objects. A set is a well-defined collection of objects. ठीक है, ये तो हो गई सेट की डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? कई ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं लॉजिकली एक सेट में इंट्रोड्यूस कर दूं, देन दिस विल कंसिडर टू बी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसे मैं सेट कहूंगी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स बताइए, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो वो सेट क्या होगा? पॉजिटिव ऑड नंबर्स, यानी पहला तो मेरे वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। दो चीजें आ गई, मेरे पास दो कंडीशंस आ गई। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि मैंने पॉजिटिव बोला, ठीक है, तो नेगेटिव तो जाना ही नहीं है। 0 इज नॉट एन ऑड नंबर। तो बात करें 1 से, 1 ऑड है तो पॉजिटिव भी है, तो 1। उसके बाद 2 नहीं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह ही आगे चलते रहेंगे, क्योंकि मुझे कोई लिमिट नहीं दी है कि यहाँ तक ढूंढना है या वहां तक ढूंढना है, तो बस इतना ही है। तो अब मैं इन्हें लिखूंगी कैसे? जब मैं कहूँ कि एक सेट है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर, तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगा दूंगी। जी हाँ, ये होते हैं कर्ली ब्रेसेस, इस तरह से लगानी, ये लेफ्ट कर्ली ब्रेस और ये राइट कर्ली ब्रेस। इसके बीच में हम अपने सेट को लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको राइट अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 7, ठीक है, लेस देन 7। अब आपको हायर लिमिट मिल गई है, यानी पहला नंबर क्या होगा? 1 तो रहेगा ही, ठीक है, लोअर लिमिट कोई नहीं है, तो मैं 1 से ही शुरू करूंगी। 3, 5, देखिए अब लेस देन 7 बोला, लेस देन इक्वल टू 7 नहीं बोला। तो अगर लेस देन 7 बोला तो 7 कंसिडर नहीं होगा, ये बन गया, एक सेट बन गया। लेकिन जैसे अब इसमें मैंने क्या कहा था कि सिर्फ ऑड पॉजिटिव, कोई लिमिट नहीं दी थी ना, तो मुझे नहीं पता ये कहां तक लिखना है, इसलिए मैंने आगे क्या लगा दी, डॉटेड लाइंस, कि ये इनफाइनाइट सेट है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मुझे सेट लिखना है प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 से बड़े होने चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू 13, ठीक है। देखते हैं, प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, यानी 5 अभी कंसिडर नहीं होगा, तो 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7। आफ्टर दैट 11, उसके बाद 13 क्या था? लेस देन इक्वल टू 13। इसका क्या मैं इसमें 13 कंसिडर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, इक्वल टू। तो ये क्या बन गया, 7, 11, 13। तो ये है मेरे पास सेट्स। तो अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जब आते हैं तो क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता कि इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। वहां सिर्फ कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जिससे हमें खुद पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये वाले नंबर्स हैं। जैसे कि बात करें नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर के सेट्स को n के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है, n, इट इज डिनोटेड बाय n। इंटीजर्स की बात करें तो इसे z के साथ डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर्स की बात करें तो इन्हें q के साथ डिनोट किया जाता है। रियल नंबर्स की बात करें तो इन्हें r के साथ डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, जैसे इंटीजर्स को z के साथ डिनोट किया जाता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को z के साथ एक पॉजिटिव के साइन के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे रैशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है, इसे q पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है। पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे रियल नंबर को r से डोनेट किया जाता है, इसे r पॉजिटिव से डोनेट किया जाता है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में आए दिस इज द सेट ऑफ r नंबर्स, तो r से समझ जाएगा रियल नंबर्स, n नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। बेसिकली टाइप्स नहीं, कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और जो दूसरा है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म। ये क्वेश्चंस पक्का ही आते हैं, जैसे कि आपको कोई भी सेट दिया होगा और आपको कहा जाएगा इसे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिखिए। अब रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिटन अंडर टू कर्ली ब्रेसेस, इस तरह से, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा समथिंग। ये है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल की बात की जाए तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 21, ठीक है। तो उसके लिए रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो 21 से, फॉर सपोज 1, 3, 7, खुद 21, और तो कोई नहीं है ना। तो ये क्या आ गया मेरे पास? रोस्टर फॉर्म ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 21। अगर सेट बिल्डर फॉर्म की बात की जाए तो इसके अंदर हर एलिमेंट के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर एलिमेंट का एक खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। लेस देन और इक्वल टू 9 लेकर चलते हैं। लेस देन इक्वल टू 9, तो क्या क्या आएगा? सबसे पहला कौन आएगा? 1, फिर 3, 5, 7 और 9 खुद भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा? सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको हो सकता है अच्छे से डिफरेंस ना भी समझ आया हो, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें टाइप्स। अब आप कहेंगे ये भी टाइप्स ही थी, लेकिन ये टाइप्स नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ये है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये वो है। ये सेट के टाइप्स नहीं है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए इसके सेट्स के 3 तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, फिर हमारे पास आता है इक्वल सेट, फिर आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में भी बात की थी एक क्वेश्चन के बीच में, तो समझेंगे ये है क्या। अब समझते हैं एम्प्टी सेट क्या है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर कोई आंसर आता ही नहीं। मान लीजिए मैंने आपको कहा, राइट ऑल द नंबर्स विच आर इवन एज वेल एज ऑड, ठीक है। राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर इवन एज वेल एज ऑड। ऐसे नंबर लिखिए। मैं बताती हूँ, मैं सबसेट बनाऊंगी, मुझे ऐसे नंबर लिखने हैं जो इवन भी हो और ऑड भी हो। क्या कोई ऐसा नंबर है? नहीं। मतलब अब इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, खाली है, क्योंकि हर इवन नंबर कभी ऑड नहीं हो सकता और हर ऑड नंबर कभी इवन नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया मेरा? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आता। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। मान लीजिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। पहले को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 1,2, और जब दूसरे को सॉल्व किया तो भी आया 1,2। ये आपका सेट ए था, ये आपका सेट बी था। मतलब ए और बी के जो अंदर के एलिमेंट्स है 1 और 2 दोनों सेम है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल सेट। जब किन्हीं 2 सेट या कोई भी 3-4 सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स सभी सेम हो, सभी, ये नहीं कि इसमें 1, 2 है और इसमें 1, 2, 3 है, आप कहोगे 1, 2 तो है तो ये इक्वल है, नहीं, तब ये इक्वल नहीं कहलाएगा। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स, खुद भी सेम होने चाहिए और उनके नंबर भी। जैसे अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, यहाँ 1 और 2 है तो वहां भी 1 और 2 होने, तभी ये इक्वल कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये बहुत इजी है। देखिए जैसे कि फाइनाइट होता है, फाइनाइट का मतलब आपको पता हो जिसकी एक सीमा हो। जैसे कि अब मैं लिखूं यहाँ पर, फॉर सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आप क्या क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4 तक लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था लेस देन, इक्वल टू 5 नहीं। तो ये तो खत्म हो गया ना आगे जाएगा ना पीछे। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। मेरे पास एक सीमा है, इसकी एंड पॉइंट भी है मेरे पास और लास्ट इसका एंड पॉइंट भी है मेरे पास और स्टार्टिंग पॉइंट भी है मेरे पास। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब बात करें इनफाइनाइट। अगर मैं आपको बोल दूं, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 बोला है, तो क्या क्या आ जाएंगे? 7, 11, 13, 17, 19। तो अब ये तो आगे आगे चली जाएंगे, ये रुकेंगे ही नहीं ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था? सिर्फ ग्रेटर देन 5 बोला था। लेकिन लेस देन किससे? प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। कोई सीमा है प्राइम नंबर्स की? हमें नहीं पता आखिरी प्राइम नंबर कौन सा है। तो ये क्या बन गए? इनफाइनाइट सबसेट। तो फाइनाइट मतलब जिसकी सीमा हो, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, एंड पॉइंट भी। अब इनफाइनाइट की एक और बात बता देती हूँ। अगर मैंने बोला हो, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 3, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 3,
तो मतलब मेरे पास लास्ट वाला नंबर है 3। 3 नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, तो 2 आ गया। 2 के पहले 1 आएगा, 0 ऑल द नंबर्स बोला, पॉजिटिव नहीं बोला। तो -1 आएगा, -2 आएगा, माइनस, अब ये तो कहीं तक जाएगा ना, कहाँ तक जाएगा मुझे क्या पता। तो मैं आगे क्या लगा दिया, डॉटेड लाइंस। तो ये क्या सबसेट बन गया, ऑल द नंबर्स लेस देन 3। तो मतलब ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं पता और इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। ये फाइनाइट थे और ये इनफाइनाइट है। तो आपको समझ आ गया होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है, क्योंकि इसके बेस पर भी हमें क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स। ये कुछ आइडेंटिटीज लिखी है मैंने आपके सामने। इन आइडेंटिटीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने ये लिखा क्या है। ये लिखा है ए यूनियन ए। मान लीजिए आपके पास कोई 3 सेट है, जैसे मैं लिख लेती हूँ ए, बी एंड सी। ये कोई 3 सेट है मेरे पास। अब मैं बात करूंगी ए यूनियन ए, मतलब मुझे ए का ही ए के साथ यूनियन करना है। यूनियन समझते हैं, जैसे यूनियन की बात करें, मेरे पास एक सेट है 1,2 और दूसरा सेट है 2,3। 1,2 2,3 इनका करना है मैंने यूनियन। यूनियन मतलब मुझे दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करके लिखना है, लेकिन जो डुप्लीकेट आए हैं, 2 बार आए हैं, उन्हें रिपीट नहीं कराना। जैसे 1 2 आया और नीचे 2 3 आया, 2 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 2 2 3 लिखूंगी, नहीं, मुझे डुप्लीकेसी को खत्म करना है। तो जब इन दोनों का मैं यूनियन करूंगी तो वो आ जाएगा मेरे पास 1, 2, 3। अब बात कर रहे हैं ए यूनियन ए की, मतलब खुद का ही खुद के साथ यूनियन। ए मान लीजिए मेरे पास था 1,2, ठीक है, और ए ये था। अब ए का ए से यूनियन करना ना, तो फिर से ए लिखो। ए क्या आएगा फिर से 1,2, इनका यूनियन करते हैं 1 2 1 2। यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन ए। मैंने क्या कहा था कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 1 2, लेकिन डुप्लीकेसी को खत्म करना है। यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहे हैं, तो सिर्फ सबसेट क्या बन जाएगा 1,2। ठीक है, समझ लगा कि कैसे ए यूनियन ए को जब मैंने यूनियन लिया तो दोबारा से 1,2 बन गया। वही तो ए ही था, ए क्या था मेरा 1,2। ए को ऐसे यूनियन करने पर फिर आ गया 1,2। तो जब मैं ए को यूनियन करूंगी ए के साथ, तो आंसर फिर मेरे पास आएगा ए। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी 1,2 और 2,3 का मान लीजिए इंटरसेक्शन किया, पहले यूनियन किया था, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में लिख रहे हैं जो दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन कौन आ रहा है दोनों में, 1,2 है पहला और दूसरा है 2,3। तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो अकेला 2 आ जाएगा, 1 और 3 खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन होगी। अब हमें ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करना है। ए क्या था 1,2, दूसरा ए भी क्या हो जाएगा 1,2। अब करें इनकी इंटरसेक्शन, मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यानी जो सेम है। ठीक है, अब देखो इसमें भी 1,2 थे, उसमें भी 1,2 थे, तो दोनों में दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, जो कॉमन है। कॉमन कौन थे 1,2, तो फिर से ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया 1,2। यानी मैं यूनियन करूंगी खुद का खुद, ए की सबसेट का खुद से, तो फिर से वही सबसेट रिपीट होगा। अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी तब भी वो फिर से रिपीट होगा। तो ए को जब इंटरसेक्ट किया ए के साथ, तो आंसर फिर से क्या आ गया ए। अब देखिए ए यूनियन फाई। फाई क्या होता है, सबसे पहले फाई की बात करें तो जो फाई होता है ना, फाई मतलब खाली सेट, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो फाई होता है खाली सेट। अब ए था मेरे पास 1,2, फाई का मतलब 0, कुछ भी नहीं है। हम जब हमारे पास जब कोई सेट नहीं ना होता, खाली नहीं, मान लीजिए एक सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो खाली है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं लिख सकते, हमें उसके अंदर फाई लिखना पड़ता है। फाई का मतलब ये सेट एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ए था मेरे पास 1,2, ठीक है। अब 1,2 को मैंने किसके साथ इंटरेक्ट करवाना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, यूनियन। किसके साथ यूनियन निकालना है, फाई के साथ। 1,2 और फाई, ठीक है, क्या करूंगी, ए यूनियन फाई करो जरा। 1,2 में क्या ऐड होगा, कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1,2, है ना। 1,2 कुछ भी नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 1,2। कुछ भी नहीं को तो नहीं ना लिखोगे दोबारा, तो आंसर क्या आ गया ए यूनियन 5 का 1,2। ये फिर से 1,2 क्या आया था मेरे पास, ए आ गया। तो किसी भी सेट को अगर हम 5 के साथ यूनियन ले, तो वो क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा
वही सेट दोबारा से। अगर मैं बात करूँ यहाँ इंटरसेक्शन होता, इंटरसेक्शन में क्या होता है 1,2 और 5, इंटरसेक्शन में मैंने कहा था कॉमन होना चाहिए। 1,2 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो फिर इंटरसेक्शन निकलता ही नहीं, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन यू। ये यू पता क्या है, दो सबसेट्स का टोटल। जैसे जब हम आगे चलेंगे वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे, तो ये मान लीजिए मेरे पास ये है और इसके अंदर ये सेट ए है, ये जो मेरा सर्कल है वो मेरा सेट है, और ये जो बाहर का हिस्सा है ना स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है वो है मेरा यूनियन मतलब टोटल। तो जब मैं ए को यू में से निकालूंगी मतलब इंटरसेक्ट करूंगी, ठीक है, ए इंटरसेक्ट यू, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ए। ठीक है, उसके बाद देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, कैसे, अगर देखिए इसमें पहले तो देखिए कहना क्या चाहता है, अगर मैं ए सबसेट का यू बी के साथ यूनियन लेती हूँ, ए सबसेट का बी के साथ यूनियन लेती हूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा बी का यूनियन ए के साथ। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा देती हूँ, आपको और इजी से समझ आ जाएगा ये है क्या। अब इसके लिए मुझे दो सेट लेने पड़ेंगे। जैसे पहले मैंने ए लिया हुआ था, ए तो हमारा वही चलेगा, ए था हमारे पास 1,2। ठीक है, ए हमारे पास था 1,2 और हम बी भी ले लेते हैं। बी आ गया हमारे पास मान लीजिए 2,3, कुछ भी हो सकता है ना, कोई लिमिट तो नहीं है ना, कुछ भी रख सकते हैं। हमें निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, हमें ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी, यानी ए का बी के साथ यूनियन करना है मुझे। बेसिकली क्या करना है 1,2 यूनियन करना है इसका 2,3 के साथ। देखिए यूनियन में क्या कहा था मैंने, सभी इकट्ठे लिख देने हैं, बस जो डुप्लीकेट है उन्हें एक करके लिख देना, यानी क्या आ गया 1 2, फिर से 2 नहीं लिखना 3, तो ए यूनियन बी क्या आ गया मेरे पास 1,2,3। ठीक है, 1,2,3 ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमें करना है बी यूनियन ए, राइट हैंड साइड यही है ना, ये देखिए राइट हैंड साइड देख लेते हैं, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए यानी कि 2,3 को मुझे यूनियन करना है, 2,3 का यूनियन करना है मुझे किसके साथ 1,2 के साथ, 1,2 के साथ। ठीक है, अब मैंने जब यूनियन किया 2 3 1 2, तो ये क्या बना 2,3,1। ठीक है, 2 तो खत्म हो गया, पर ये था 1 2 3, ये है 2 3 1, तो क्या हुआ एलिमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं ना, 2 3 1 है, इसे मैं 1 2 3 लिख देती हूँ, सो व्हाट, नॉट अ बिग डील। 2 3 1 को 1 2 3 क्योंकि कोमा के अंदर है, प्लस मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ प्लस भी होता तो हम लिख सकते थे, पर फिलहाल कोमास के अंदर है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ये कौन सा कोई हमारी सीक्वेंस चल रही है ना, कोई सीक्वेंस नहीं है, हम इसे लिख सकते हैं 1,2,3 को दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रूफ आ गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगी, ये भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे पास दो थे, इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में आपको बताया था मैंने कि मुझे चाहिए दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो ये था मेरे पास 1,2 ए और 2,3 बी। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन, तो मैं निकाल रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, एक ही चीज आ रही है कॉमन 2, तो ये आ गया 2, ये होगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की ओर चलते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखी थी मैंने बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन क्या बनी थी मेरी 2,3 इंटरेक्टिंग विद 1,2। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 3 और 1 2, फिर से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये देखिए अब क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 आई है, राइट हैंड साइड भी 2 आई, यानी ये भी आइडेंटिटी मेरी ठीक थी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी। अब देखिए अगली आइडेंटिटी, अगली क्या है ए यूनियन बी, यानी अब इसमें तीसरा सेट भी इंट्रोड्यूस हो गया है सी सेट। इसको भी आप कुछ ले सकते हो ए बी की तरह ही, जैसे मैंने ए बी लिए, सी भी कोई एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं। देखिए पहले ध्यान से देखिए कि लिखा क्या है, लिखा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का यूनियन करना है पहले, ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट मतलब क्या है कि पहले इसको सॉल्व करना है, बॉन्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से यूनियन करना है। ठीक है, अब मान लीजिए ए लिया मैंने कोई भी सेट लिया 1,2, बी लिया मैंने कोई भी सेट 2,3, सी ले लिया मैंने कोई भी सेट 3,4। ठीक है, 3,4।
अब देखिए 1 2 2 3 3। अब सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या कहती है, ए यूनियन बी सॉल्व करना है। ए यूनियन बी मतलब 1,2 को यूनियन करना है 2,3 के साथ। पहले भी हमने किया था, क्या आया था यूनियन करके 1,2,3। अब इसको फिर से यूनियन करना है सी के साथ, इसका यूनियन सी के साथ होगा यानी 3,4 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों को यूनियन करके देख लीजिए क्या आएगा, दोनों को यूनियन करके। ठीक है, 3 रिपीट हो रहा है तो 3 की डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई 1,2,3,4। आ गया आंसर, यही लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि ए यूनियन विद बी यूनियन सी। अब मुझे ए यूनियन को साइड पे रखना है, पहले मुझे बी और बी यूनियन सी निकालना है। देखिए ए क्या था मेरे पास, ए था मेरे पास 1,2। 1,2 का यूनियन मुझे किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ। तो मैं इसको सेपरेट पहले लिख लेती हूँ। बी क्या था मेरे पास, बी था मेरे पास 2,3 और सी मेरे पास था 3,4। पहले मैं ब्रैकेट के अंदर इसे सॉल्व कर लेती हूँ, इसे बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल लिख लेते हैं ये 1,2 था बाहर, और ये इसका यूनियन किसके साथ होना है, देखिए 2 3 3 4 रिपीट कर हो रहा है 3, डुप्लीकेसी किसकी खत्म होगी 3 की। तो सबसेट क्या बन जाएगा, सेट क्या बन जाएगा 2,3,4 बन गया। अंदर सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट खोल दो और बाहर और अंदर दोनों को सॉल्व कर दो। अब देखिए इसका यूनियन क्या आएगा 1 2 2 3 4। इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 1,2 दो बार है, एक बार लिख दो 1,2,3,4। ये आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी भी क्या हो गई, प्रूफ कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी है, इंटरसेक्शन की भी सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए ये है इंटरसेक्शन वाली आइडेंटिटी। इंटरसेक्शन में क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्टेड विद सी। ये भी देख लेते हैं। अगर ये आपको लाइट की वजह से ना दिख रहे हो तो ये मैं रिपीट कर देती हूँ। ए जो है मेरे पास 1,2 है, बी जो है 2,3 है और सी जो है 3,4 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या थी, ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी मुझे लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो मुझे ए का यूनियन करना है। ए लिख लेती हूँ पहले, ए का इंटरसेक्शन करना है, सॉरी 1,2। ये मैं इरेज कर देती हूँ, उसकी वजह से कंफ्यूजन आ गए। यूनियन वाली आइडेंटिटी ये आप नोट कर लेना, सारी जो मैंने लिखी थी अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ये थी ए लिख दिया, इसको इंटरसेक्ट किससे करवाना है मुझे, बी इंटरसेक्शन सी से। यानी बी क्या थी 2,3, 2,3 किससे इंटरसेक्ट होगी 3,4 से। ठीक है, अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 1,2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या आ जाएगा, देखिए 2,3 3,4। इंटरसेक्शन मैंने बताया था क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या दोनों में 3, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास अकेला 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है। अब मुझे इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कुछ है ही नहीं इंटरसेक्शन करने के लिए, ना इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है। मैंने कहा था कि जब मुझे इंटरसेक्शन करनी है तो कॉमन वाला लिखना है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, खाली एम्प्टी सेट, अंदर क्या आ जाएगा 5। ये मैंने एग्जाम्पल 1 2 2 3 3 4 लिया तो इसलिए 5 आ रहा है। अगर आप कोई और एग्जाम्पल होंगे तो कुछ और आंसर, जरूरी नहीं कि 5 ही आएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। ये एग्जाम्पल ही हमारी इस तरह की है कि 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ए इंटरसेक्टेड विद बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये 1 2 है वो 2 3 है, दोनों में कॉमन कौन है 2 आ गया। ए और बी का इंटरसेक्शन को सी के साथ इंटरसेक्ट करना है। सी क्या था मेरे पास 3,4। अब ये 2 है, ये 3,4 है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो आंसर क्या आएगा, फिर से खाली है, तो आंसर मेरे पास आएगा एम्प्टी सेट यानी 5। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है, राइट हैंड साइड भी 5 है। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरी आइडेंटिटी, ये वाली प्रूफ हो गई। उसी की तरह ये एक और आइडेंटिटी है कि ए का यूनियन करेंगे जब हम बी इंटरसेक्टेड सी के साथ, तो वो किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन सी इंटरसेक्टेड विद ए इंटरसेक्शन सी। ये भी आइडेंटिटीज अगर आप सॉल्व करें तो हो जाएंगी, ये थोड़ी लेंथी है बट ये आपको वैसे इसका रिजल्ट ही याद रखना है मेनली। अगर आप रिजल्ट ही याद रखोगे तो बहुत है। तो ये देखिए ये है अगली आइडेंटिटीज। ये लिखा क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये डैश ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, ये मेरे पास एक पूरा सेट है, इसके अंदर एक सेट है ए और एक अंदर सेट है बी। ये ए है और ये बी है, और ये मैंने आपको बताया था जो बाकी का हिस्सा होता है वो क्या होता है, यू। जैसे हम यूनियन यू से डिनोट करते हैं, लेफ्ट आउट, ये पूरा है यू मेरे पास। अब ये डैश क्या है, देखिए जैसे कि ये मेरे पास था पूरा, ये ए हिस्सा है, ए मैंने निकाल दिया, ये जो ए सेट था वो मैंने निकाल दिया, तो जो पीछे बचा है ना ए के बाद, वो सारा हो जाएगा ए डैश, जिसे हम ए नॉट भी कह सकते हैं, मतलब जो ए के अंदर इंक्लूड नहीं होता, दैट इज व्हाट ए डैश इज। जैसे कि बात कीजिए, जैसे कि बात करें, अगर मैंने आपको कहा कि ये ए है मेरे पास और ये है 1,2, ठीक है, और यू था मेरे पास, यानी यूनिटी जो था वो था 1 2 3 4, ठीक है, ये यूनिटी सेट था, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए डैश यानी ए नॉट। अब मतलब यूनिटी लिखनी है मुझे यहीं पर ए नहीं आना चाहिए उसमें। ए क्या था 1,2, यूनिटी क्या था 1 2 3 4, यानी अब मुझे इसमें से 1 2 निकाल कर लिखना है, वो बनेगा ए डैश। तो ये ए डैश क्या आ गया 3,4, मतलब द लेफ्ट आउट पोर्शन आफ्टर रिड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर सेट फ्रॉम द यूनिटी, ठीक है। उसी तरह से देखिए ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए और बी इन दोनों का जब मैं यूनियन लूंगी, मतलब इकट्ठा कर दूंगी जब इन्हें, ये इस तरह से ए और इस तरह से बी हो जाएगा, तो जो उनका लेफ्ट आउट हिस्सा ए यूनियन बी का डैश, यानी ये वाला हिस्सा, ये साइड वाला, ये किसके इक्वल होगा ए डैश बी डैश के। ए निकाल दिया तो ये सारा, बी भी इंक्लूड होगा उसमें, बी निकाल दिया तो ये सारा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश, जो ए इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल होगा ए डैश यूनियन बी डैश। उसके बाद देखिए ये जो है प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड 2-3 सवाल ही हैं, मगर ये हमेशा सीबीएसई में तो कई बार इसका क्वेश्चन आया है। जैसे कि ये है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन क्या है, देखिए अगर कहीं लिखा हो एन, स्मॉल एन ऑफ ए, स्मॉल एन ऑफ बी, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वो। जैसे कि यहाँ एन ऑफ ए क्या है 1,2, यहाँ एन ऑफ यू क्या है 1 2 3 4, यानी उसके एलिमेंट्स, यानी ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए हैं मेरे पास 1 2 3 4, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। समझ लगा, ये इस तरह से ये आइडेंटिटी है, एक ये यूनियन की आइडेंटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जांपल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम भी करेंगे, लेकिन पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी इजी होती है समझना। उन्हें समझने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी अब हमें लेवल इंक्रीज करना है। तो अगर जो आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो आप आर.डी. शर्मा को जरूर फॉलो करें, अरिहंत को फॉलो करें, पर उसके लिए बेसिक एनसीईआरटी आनी जरूरी है। सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें, एग्जाम्पल्स करें, एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद आर। अगर पंजाब बोर्ड में तो डी.आर. शर्मा की बुक बहुत अच्छी है, पर सबसे पहले बेसिक क्या है एनसीईआरटी, उसी के बाद हमें आगे फर्दर हाई लेवल पर जाना है, क्योंकि हमारी पहले बेस क्लियर होना चाहिए, फिर हम ऊपर चलेंगे ना। ये नहीं कि सीधा ही आर.डी. शर्मा से शुरू कर रहे हैं, नहीं, सबसे पहले एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई के एग्जाम में भी बेसिक जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी में से ही आता है। 80% तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी में से आता है, 20% हो सकता है कहीं हाई लेवल आ जाए क्वेश्चंस। इसीलिए आपको पहले एनसीईआरटी पर अच्छे से मास्टरी करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार एक चैप्टर को अच्छे से हाथ से निकालो, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद आप नेक्स्ट बुक उठाओ। तो चलिए अब हम फटाफट से एग्जाम्पल्स देखते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सॉल्यूशन ऑफ x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे मैंने आपको कहा था, रोस्टर और सेट बिल्डर पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। हमें इसके सॉल्यूशंस को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस लिखने हैं, हम जनरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं, ये है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बनाते हैं, हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग अप आता ही है, उससे हम इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ 1 है तो सम होना चाहिए 1,
और अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। वैसे ये मेथड सबको आता ही होगा, अगर आप +1 में है तो बिल्कुल ही आता होगा। प्रोडक्ट क्या चाहिए, -2, ये इस पर मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे दो कौन से नंबर हैं जिनको प्लस कर 1 आए और प्रोडक्ट करके -2 आए। ऑफ कोर्स कौन से हो सकते हैं, 2, -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस करें यानी 2 + -1 तो ये क्या बन गया, 2 - 1, ये 1 आ गया समेशन। प्रोडक्ट की बात करें 2 × -1 -2। तो अब मुझे इसे इसमें लिखना है, वो मैं कैसे लिखूंगी, x² + 2x - x - 2 = 0। अब ये x² और ये टर्म मैं एक तरफ लिख लेती हूँ, x² - x, और ये जो है 2x - 2 इसे एक तरफ रहने देते हैं। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये क्या बन गया अंदर, x - 1, यहाँ से x कॉमन आ गया। इसमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, +2, अंदर क्या बच गया, x - 1। पता है ना, हमें ब्रैकेट सेम करनी होती है। तो अब हम इन्हें अलग अलग करके लिखते हैं, ये बन गया x + 2 × x - 1 = 0। तो x की क्या वैल्यूज आ गई, एक x आ गया मेरे पास -2 और x आ गया मेरे पास 1 -2, पता है ना, 0 को इक्वेट किया। तो मेरे पास इसके, अब मैं यहाँ लिखूंगी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म इज, क्या होंगे सोल्यूशन, -2, 1। तो ये मेरे पास आ गया आंसर, रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें x² < 40 चाहिए। इसका हमें सेट बनाना है, एक ऐसे x की वैल्यूज निकालनी है कि अगर हम उनका स्क्वायर करें, इंटीजर्स होने चाहिए, और अगर हम उनका स्क्वायर करें तो वो 40 से छोटा आना चाहिए। मतलब जैसे कि शुरुआत करते हैं 1 से, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा, 40 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करें वो 4 आएगा, 2 से 40 से छोटा है। 3 का स्क्वायर करें वो 9 आएगा, वो भी 40 से छोटा है। इसी तरह x की क्या क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। उसके बाद बात करें 4 की, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 भी 40 से छोटा है, यानी 4 इज एलिजिबल। उसके बाद बात करें 5 की, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इज ऑल्सो < 40, यानी 5 इज ऑल्सो एलिजिबल। उसके बाद आता है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 इज ऑल्सो < 40, तो 6 भी एलिजिबल। 6 के बाद आता है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, बट 49 इज नॉट < 40, कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। कंडीशन क्या थी, x² मस्ट बी < 40, लेकिन यहाँ 49 इज नॉट < 40, मतलब यहीं रुक जाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। लिखने क्या थे मुझे, रोस्टर फॉर्म में लिखने थे, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस जनरल सेट। ठीक है, और ये सभी क्या है, इंटीजर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें एक सेट दिया हुआ है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इस सेट को देखिए, मुझे कोई जनरल सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। जनरल सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसा एक ऐसी एक जनरल इक्वेशन चाहिए, या ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट चाहिए जो इन सभी को डिनोट कर दे और ये सारे लिखने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से देखिए, 1, 4, 9, 16, 21, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये तो नंबर्स के स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, a = 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो ऑन अप टू। लिख सकते हैं इसी तरह। पर ये भी कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये जनरल थोड़ी, ये तो अलग अलग करके लिखे हुए हैं। अब मैं, ये क्या है, 1, 2, 3 क्या है, नेचुरल नंबर्स। तो मैं लिख सकती हूँ कि a = स्क्वायर ऑफ, a = set of squares of all natural numbers। ठीक है, लिख सकती हूँ, ये सारे नेचुरल नंबर की तो स्क्वायर्स हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी जनरल स्टेटमेंट आ गई, कोई भी जनरल स्टेटमेंट आ गई। या इसे मैं जनरल इक्वेशन में लिख सकती थी, जनरल इक्वेशन में ही मैं इसको मैं n² लिख सकती हूँ, a = n², where n belongs to natural number। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया हुआ है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, यहाँ तक एक सेट दिया हुआ है और कहा है कि इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर में। ठीक है, मतलब हम इसे, इसका भी हमें एक
जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे ये ए था, अब देखिए ध्यान से, फिर से हमें कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। 1/2, 2/3, ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा ना। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, न्यूमिनेटर की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये सभी नेचुरल नंबर्स नहीं चल रहे, एन नंबर्स चल रहे हैं। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर 2, 3, 4, 5, 6, ये n+1 नंबर्स चल रहे हैं। तो मेरे पास एक जनरल फॉर्म बन सकती है। इसके लिए एक मेरे पास जनरल फॉर्म बन गई। कैसी जनरल फॉर्म, क्या बनेगी, n/n+1। जनरल फॉर्म अगर बनानी हो ना तो इनके रिलेशंस देखो आपस में, और जनरल फॉर्म चेक करनी हो तो वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दो। ये देखो n ऊपर था, नीचे क्या n+1। पहले मैं फर्स्ट के लिए चेक करती हूँ। फर्स्ट के लिए मुझे n की वैल्यू पुट करनी है 1, तो वो 1+1 बन गया, ये बन गया 1/2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड के लिए चेक करनी है। सेकंड के लिए मुझे 2 पुट करना ही पड़ेगा, 2+1, ये क्या बन गया 2/2। सेकंड टर्म आ गई। अब हम फिफ्थ के लिए चेक कर लेते हैं। फिफ्थ इक्वेशन के लिए मुझे n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 5, तो ये क्या बन गया 5/5+1, तो ये मेरे पास आ गया 5/6, तो ये भी आ गई। इसका मतलब ये मेरी क्या बन गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे मैं लिख सकती हूँ n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 6 आई थी। लेकिन इस बिल्डर फॉर्म में, इस सेट में n की वैल्यू शुरू कहाँ से हुई थी, 1 से, खत्म कहाँ पे हुई, 6 से। ना 1 से कम आई ना 6 से ज्यादा गई, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर मेरे पास n की लिमिट आ गई, वेयर n की लिमिट क्या है, < 6 एंड < 1। n की लिमिट क्या आ गई, < 6 >= 1। समझ लगा कैसे, क्योंकि 1 से 6 के बीच बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि क्या ये फाइनाइट है और क्या ये इनफाइनाइट है। एंड एवरी x बिलोंग्स टू n क्या था, नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले है x-1, इसको फाइनाइट है या नहीं फाइनाइट है, ये पता करने के लिए हमें निकालने होंगे इसके सोल्यूशंस। जैसे कि पहले की बात करें तो ये था x-1 एंड x-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, पहले यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो ये मेरे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, क्या आ गई 1,2। तो 1,2 मतलब क्या हुआ, ये तो फाइनाइट है। तो ये तो आ गया 1,2, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट वाली कोई बात ही नहीं है ना, लोएस्ट लिमिट भी है और अपर लिमिट भी है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फाइनाइट। उसके बाद बात करें x² = 4। देखिए x² = 4 को भी हमें सॉल्व करना होगा। देखिए x² = 4 है, अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट लूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, +-2 आएगी ना बेसिकली, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास +-2। लेकिन बात किसकी चल रही है, नेचुरल नंबर्स की, तो हमें सिर्फ कौन सा लेना है, +2। तो x क्या आ गया, +2। तो मेरे पास सबसेट क्या बन गया, अकेला 2। तो ये भी क्या हो गया, फाइनाइट। तो ये भी आ गई मेरे पास फाइनाइट। उसके बाद देखिए 2x - 1 = 0। 2x - 1 = 0। यहाँ से 2x को अगर -1 को राइट हैंड साइड ले जाए तो ये बन गया 2x = 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, पर x क्या था, n नेचुरल नंबर। 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शनल नंबर। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब हमारे पास कोई सबसेट नहीं है। कोई सबसेट नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, हमेशा 5। ठीक है, पर है तो फिर भी फाइनाइट ना, इन्फिनिटी वाली कोई बात तो नहीं आई ना, 5 तो है, 5 का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये फिर से क्या हो गया, फाइनाइट। उसके बाद देखिए x इज अ प्राइम। प्राइम है, कोई लिमिट दी हुई है, 5 तक लिखना है, 7 तक लिखना है, 11 तक लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब अब हम जब इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे तो हम बिना रुके लिखे जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओ गॉड, ये तो चल ही जाएगा क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं दी हुई है। इसका मतलब ये क्या आ गया, इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, x इज एन ऑड, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट। क्योंकि अगर तो लिमिट दी होती ना कि x इज एन ऑड <9, <11, कुछ भी दिया होता तब ये फाइनाइट कहलाता, लेकिन अब ये फाइनाइट नहीं है।
तो ये आपको पता लग गया कि क्या क्या फाइनाइट है। बेसिकली यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से किसे हम फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स कहते हैं। और पिछले क्वेश्चन से ये पता चल गया होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हमें बताना कि क्या ये इक्वल है या नहीं। पहला है अलॉय, दूसरा है लॉयल। हमें इसे सेट में लिखना है। देखिए अलॉय को मैं कैसे लिखूंगी, अलॉय के लिए ALLOY, तो ये बन गया A, L, दोबारा से L रिपीट होएगा ही नहीं क्योंकि हमें एलिमेंट्स लिखने हैं ना। तो एलिमेंट्स नोट क्या करते हैं कि ये अल्फाबेट उसमें आ रहा है, तो अगर L लिख दिया तो इसका मतलब L आ रहा है, दोबारा से L लिखने की जरूरत है ही नहीं, बेशक इसमें दो बार आ रहा है। फिर क्या बन गया O, Y, ये बन गया अलॉय का। इसके बाद लॉयल की बात करें तो लॉयल का बनेगा L, O, Y, A, बस L दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, देखिए अल्फा बिल्कुल सेम अल्फाबेट्स नहीं आ रहे। अगर इस लॉयल अगर इस सेकंड वाले को मैं दोबारा से ऐसे लिख दूं, ये A वाला पहले लिख दूं और ये L फिर लिख दूं और फिर ये O लिख दूं और फिर ये Y लिख दूं, तो ये क्या दोनों सेम नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, इक्वल सेट्स है। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दो सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं। देखिए सबसे पहले सेट में क्या बोल रहा है कि आपको बताना है n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। कोई ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिनका स्क्वायर 4 से लेस हो। देखिए इंटीजर्स है तो मतलब नेगेटिव की ओर भी जा सकता है। ठीक है, तो 0 से बात करते हैं। 0 का स्क्वायर होगा 0 जो 4 से छोटा ही है। 1 की बात करें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 जो 4 से छोटा है। उसी तरह -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, वो भी 4 से छोटा है। उसकी तरह 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 वाला आ सकता है, मतलब 2 लिख सकते हैं। उस तरह -2 भी आ गया। तो ये मेरे पास क्या होंगे, सबसेट जिनका n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और है इंटीजर्स, इसलिए माइनस वाले भी आ गए क्योंकि इनका स्क्वायर भी लेस देन 4 ही, क्योंकि इनका स्क्वायर भी लेस देन 4 ही आएगा। उसके बाद देखिए बी, इसमें एक इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन निकालने, स्प्लिट अप कीजिए। f क्या आएगा -3, p क्या आएगा 2। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 होता है। ठीक है, वो हो जाएगा -2, -1, क्योंकि सम करेंगे तो -3 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ x स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, क्या बन गया x स्क्वायर -x, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा x -1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x। अब देखिए अंदर x प्लस 1 बन रहा है, पर मुझे x -1 बनाना है ना, तो मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लेती हूँ। अगर -2 कॉमन लूंगी तो यहाँ बन जाएगा प्लस, यहाँ बन जाएगा -1। ठीक है, ये मैंने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब देखिए ये x -1 बन गया, तो देखिए अंदर क्या बच गया x -1, तो मेरे पास दो ब्रैकेट कौन से आई है, x -2 और एक x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ गई 1,2, तो सबसेट क्या मेरे पास बन गया 1,2। ठीक है, 1,2। अब देखिए ये क्या था -1 -2 -1 0 1 2 और ये तो है 1 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नो, दीज बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये इक्वल था और ये नॉट इक्वल टू आया, क्योंकि इन दोनों में 1 2 तो इसमें भी है, ये नहीं कि इसमें नहीं है। पर मैंने क्या कहा था, इक्वल सेट्स तभी होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 2, तो ये कहाँ से इक्वल हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दिया हुआ और बी दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है और या फिर बी ए का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, जब कोई सेट अपने में से कोई एक सेट को इंट्रोड्यूस कर दे तो वो होता है उसका सबसेट। जैसे मेरे पास मान लीजिए ए है 1 2 3, उसमें से मैंने 2 3 निकाल कर उसका सबसेट बना दिया कि जो 2 3 है, जो ये मेरा बी निकला है नया 2 3 वाला, वो ए में ऑलरेडी लाई कर रहा है, मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। अब देखते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है। पहले देखते हैं ए क्या है AEIOU और बी क्या है ABC। अगर ए को बी का सबसेट बनना है ना, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में आने चाहिए। देखते हैं ए तो है, ई
ई तो कहीं है ही नहीं है, इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट का सिंबल होता है ये, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये नहीं है तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं बी के ए के लिए। बी क्या है? ए इसमें है, फिर है बी है नहीं है, मतलब बी भी ए का सबसेट नहीं हुआ। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अगर आपको सबसेट की एग्जांपल देखनी है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि देखिए ए है मेरे पास 1, 2, 3, 4 और बी है मेरे पास 3, 4। अब देखिए जो बी है उसके अंदर है 3, 4 और 3, 4 दोनों ही ए के अंदर भी है। इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के अंदर है 1, 2, 3, 4, 1 और 2 तो इसमें आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये है सबसेट केस। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें ए और बी सेट्स दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या है? ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन का मतलब सभी को कंबाइन करके लिखना है। तो देखिए ए क्या आएगा हमारे पास? ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। उसके बाद क्या आएंगे? ये वाले नंबर 6, 8। देखिए 6, 8 तो ऑलरेडी है तो हमें वो दोबारा लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, 6, 8 को छोड़ दीजिए, अगला लिख दीजिए 10 और 12। 10, 12 लीजिए, ये आपके पास क्या आ गया? आपका ए यूनियन बी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और कहा है कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। मतलब हमें सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी क्या होगा इसमें? पहले तो लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू, क्योंकि यूनियन में तो सभी आते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। उसके बाद देखिए ए भी है, लिखने की जरूरत नहीं है। आई भी है, लिखने की जरूरत नहीं है। यू भी है, खत्म। ये क्या बन गया आपके पास? इसका आंसर। अब देखिए ए यूनियन बी क्या ए के बराबर आया है? ए क्या था? ए ई आई ओ यू। ए यूनियन बी क्या था? ए ई आई ओ यू। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो गई? प्रूफ। यही तो हमने निकालना था कि ए यूनियन बी ए के बराबर आना चाहिए। तो जब हमने ए यूनियन बी निकाला वो ए ही आ गया। क्यों? क्योंकि बी तो सारा ही ए का सबसेट निकला। ये होता है सबसेट का मतलब, जो बी में है वो ऑलरेडी ए में प्रेजेंट है सारे नंबर, दैट इज। बट ये इक्वल नहीं है, पर बी ए का सबसेट जरूर है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी इजी हैं, बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है माइनस का। जैसे ए और बी आपके पास सेट दिए हुए हैं, हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालें? देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए सबसेट लिखना है दोबारा से, लेकिन उसमें बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ए सबसेट को लिखना है लेकिन उसमें बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ए माइनस बी मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैं सारा का सारा लिख लेती हूँ। ए लिख लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे, इतना पता है, क्योंकि ए खुद ही इतना। अभी इसमें से होंगे सब्ट्रैक्ट। कौन सब्ट्रैक्ट होंगे? बी के एलिमेंट्स। देखिए 2 है बी में, 2 निकाल दीजिए। उसके बाद 4 भी है, 4 निकाल दीजिए। उसके बाद 6 भी निकाल दीजिए। उसके बाद 8 तो इसमें ऑलरेडी नहीं है, तो 8 का तो कोई रोल ही नहीं। 8 निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि 8 खुद है ही नहीं। तो ए माइनस बी के क्या सबसेट आ गए मेरे पास? तो ए माइनस बी के क्या सेट आ गए? 1, 3 एंड 5। ठीक है, ये मेरे पास आ गए ए माइनस बी। अब हमें निकालना है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए के लिए क्या होगा? पहले बी नोट डाउन कर लीजिए सारा। 2, 4, 6, 8। इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। अब इसमें से माइनस क्या करना है? ए 1 है ही नहीं, 2 निकाल दो, 3 नहीं है, 4 निकाल दो, 5 नहीं है, 6 है, तो ये क्या बच गया? अकेला 8 बच गया। तो b माइनस ए क्या आ गया? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि जब हमने a में से b को माइनस किया था 1, 3, 5 आया, और b में से a माइनस किया तो 8 आया। इसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए b की वैल्यू दे रखी है a e i o u, p की वैल्यू दे रखी है a i k u। ठीक है, ये v है और ये b है। सबसे पहले हमें निकालना है v माइनस बी। v माइनस बी मतलब कि मुझे सारे v के एलिमेंट्स लिख देने हैं, यानी a e i o u लिख देने हैं। b क्या है? सबट्रैक्ट करना शुरू करो। a है, निकाल दो। फिर i भी निकाल दो। उसके बाद k तो है ही नहीं। u भी निकाल दो। तो कौन से 2 एलिमेंट्स बच गए?
ई कोमा ओ, तो ये बच गया मेरे पास ई कोमा ओ, v माइनस बी क्या आ गया ई कोमा ओ। उसके बाद हमें निकालना है b माइनस वी, तो b माइनस वी के लिए क्या करना है, सबसे पहले b के एलिमेंट्स लिख दो, a कोमा आई कोमा के कोमा u। अब इसमें से v माइनस करना शुरू करो, a निकाल दो, उसके बाद e है ही नहीं, i निकाल दो, o है ही नहीं, u निकाल दो, तो इकलौता एलिमेंट कौन सा बच गया k। तो ये क्या आ गया b माइनस बी क्या आ गया ई ओ, और b माइनस बी क्या आ गया k। इसी तरह से ये माइनस वाले सम होते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें यूनिटी दिया हुआ है और a की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है a डैश। मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई यूनिटी दी हो और उसमें a दिया हो तो a डैश कैसे निकलता है, a माइनस कर दो यूनिटी में से, जो बच जाएगा वो a डैश होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें a डैश निकालना है, तो a डैश की वैल्यू क्या होगी u माइनस a, यानी u में से a को निकाल देना है, ठीक है। तो a डैश कौन से नंबर आएंगे, जो u में है मगर a में नहीं है, मतलब u माइनस ए। 1 2 देखो 1 इसमें से है, 1 निकाल दो, 3 भी है, देखो 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि a में है, 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, 3 है नहीं लिख सकते, 4 नहीं है लिख दो, 5 है नहीं लिखना, 6 नहीं है लिख दो, 7 भी है नहीं लिख सकते, 8 नहीं है लिख दो, 9 भी है नहीं लिख सकते, 10 नहीं है लिख दो। तो ये आपके पास आ गया a डैश। a डैश मतलब वो एलिमेंट्स जो u में है लेकिन a में नहीं है। बेसिकली a डैश क्या है मेरे पास u माइनस a, ठीक है, यूनिटी माइनस a। तो ये है माइनस वाले क्वेश्चंस। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें u दिया हुआ है, a और b की वैल्यू दी है, और ये हमने प्रूव करना है कि a यूनियन b का डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये हमारी आइडेंटिटी भी थी। सबसे पहले हमें a डैश और b डैश की वैल्यू चाहिए। a डैश क्या होगा, देखिए a डैश वो है जो u में है मगर a में नहीं, a डैश निकालना है तो वो आएगा u माइनस a। तो a डैश क्या आ जाएगा मेरे पास 4 5 6 1 4, तो a डैश आ जाएगा मेरे पास 1 4 5 6। b डैश की बात करें तो b डैश 3 4 5 निकाल दो, 1 2 6 बच गया, 1 2 6 ये आ गया b डैश। अब हमें निकालना है a डैश। अब पहले हम अब देखिए हम राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है a डैश इंटरसेक्टिंग b डैश, तो वो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, कॉमन क्या है दोनों में 1 और 6, तो 1 6 आ गया। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। a यूनियन b निकालना है, उसका डैश करना है। सबसे पहले a यूनियन b निकाल लेते हैं। a यूनियन b क्या है, ये इन दोनों का यूनियन करो, 2 3 आया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं, 4 5 a यूनियन b आ गया। अब इसका डैश, a यूनियन b का डैश, डैश मतलब यूनियन में से माइनस कर दो, इसे यूनियन में से a यूनियन b को माइनस कर दो, तो 1, हाँ 1 इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 है यस, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी हो गई प्रूफ। तो ये क्या आ गया, ये बहुत इजी है, ध्यान से देखना और सॉल्व करना कॉपी पेन पर, तो सॉल्व हो जाएगा। तो आज हमने सेट्स के बारे